देखो, राष्ट्रपति के बारे में हम भाग 5 में पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। भाग 5 में हमने आपको बताया था कि ये संघ का वर्ण है, ठीक। भाग 5 कहाँ से कहाँ है, 52 से लेकर के 151 तक। तो राष्ट्रपति में हमने पढ़ लिया था, कहाँ से हमने उनके बारे में डिटेल में पढ़ा है, 52 से लेकर के 61 तक, ठीक। उसके बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि अनुच्छेद 53 जो छूट गया था, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, कि राष्ट्रपति के पास पावर कितनी है। हमने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति जो है काम जो करता है वो वास्तव में अपने निर्णय के आधार पर ज़्यादा नहीं करता है। वो सारा का सारा काम कौन करता है, पीएम, प्रधानमंत्री जी सब काम करते हैं। लेकिन बस राष्ट्रपति का है, कैसे प्रधान है ये, औपचारिक प्रधान। कैसे प्रधान है ये, औपचारिक। औपचारिक का मतलब बस कागज़ पर लिखने वाले, समझ पा रहे हैं, बस सिग्नेचर कर लेंगे। सारा काम किसका होता है, प्लान, मास्टर प्लान किसका होता है, प्रधानमंत्री का। इनका काम क्या है, केवल सिग्नेचर करना, हाँ ले जाओ सिग्नेचर कर जाओ, हाँ, ये समझ पा रहे हो कि नहीं। मेन काम किसका है, प्रधानमंत्री का, ठीक। लेकिन फिर भी उसके बावजूद राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ कौन कौन सी, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि राष्ट्रपति की जो कार्य और शक्तियाँ का वर्णन कौन अनुच्छेद में है, तो 53 में है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। अब फिर उसके बाद आपको देखना है राष्ट्रपति की टोटल शक्तियाँ कितनी हैं, तो लगभग 7 या 8 होंगी, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो पहली जो शक्ति है इसको हम कहते हैं कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। दूसरी शक्ति जो है उसे कहते हैं विधायी शक्ति। कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या होता है, तो कार्यपालिका के शक्ति से संबंधित होता है जो संसद भवन में जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री ये इनके आदि के निर्णयों पर किए जाते हैं, तो उनमें उससे जुड़ी हुई कुछ शक्तियाँ हैं कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका में जो कार्य किए जाते हैं उससे जुड़े हुई शक्तियाँ, वो कार्यपालिका शक्ति। विधायी शक्ति मतलब कानूनी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है, कानूनी शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब क्या होता है, रुपए पैसों संबंधित शक्ति, ठीक है। इसके बाद न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति का मतलब न्याय जो व्यवस्था होती है हमारी, हमने आपको बताया था, उससे जुड़ी हुई कुछ शक्ति है उनकी। उसके अलावा सैन्य शक्ति, हमारी सेना से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं कुछ इनके पास। उसके अलावा आपात शक्तियाँ। आपात शक्तियाँ क्या होती हैं, जब देश में कुछ बहुत ही ज़्यादा संकट आ जाता है तो देश में आपातकाल घोषित किया जाता है। वह इसी स्थिति में भी इनके पास कुछ शक्तियाँ हैं। कुछ वीटो शक्ति है, वीटो शक्ति को आगे बताएंगे क्या होता है। उसके अलावा स्वविवेक शक्ति, मतलब अपने आधार पर सोचने की शक्ति। तो कुल मिलाकर के लगभग कितनी शक्तियाँ हो गई, 8, ठीक है। तो तुरंत आपको याद करना टोटल शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी कौन सी है, वित्तीय शक्ति। चाहे क्रम बदल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। वित्तीय शक्ति, फिर न्यायिक शक्ति, वीटो शक्ति, सैन्य शक्ति, स्वविवेक शक्ति, और एक और है आपातकाल शक्ति, ठीक है। आप इनको याद करें, 1-2 बार सोचोगे याद हो जाएंगे। लेकिन अब हम करेंगे क्या कि ये शक्तियाँ जो हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहली जो शक्ति है हम इसको जानेंगे, कार्यपालिका शक्ति। और कार्यपालिका शक्ति में देखो ये पहला कौन सा है, इसको देखेंगे, नियुक्ति की शक्ति, ठीक है। तो नियुक्ति की शक्ति में क्या आपको समझना है कि जैसे विभिन्न पद हो गए, विभिन्न पद जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं, ठीक है, या अन्य जैसे तुम्हारा मान लो कैग हो गया, एक होता है कैग, CAG, कैग। कैग क्या करता है, ये एक तरीके से ये अधिकारी होता है। तो ये क्या करता है कि जो सरकार पूरे साल भर जो पैसा खर्च करती है विभिन्न कामों में, सरकार का मतलब प्रधानमंत्री जी, उनका जो पूरा सिस्टम है, वो साल भर जो विभिन्न कार्यों में देश में खर्चा आता है उसका लेखा जोखा कौन करता है, कैग। ये लेखा जोखा करता है, ये देखता है कि कहूँ कोनो भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कैग एक अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन अब इसके अलावा और किसकी नियुक्ति करेगा भैया, तो जैसे कैग हो गया, उसके अलावा जैसे तुम्हारा न्याय व्यवस्था होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसमें जज होते हैं ना, तो जजों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति। तो जितने सुप्रीम कोर्ट की, हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट में लगभग 33 जज है, 33 और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 34। और इसे हाई कोर्ट में बहुत तमाम सारे हाई कोर्ट हैं अपने यूपी में, है ना, तमाम हाई कोर्ट होते हैं, जितने जिले हैं लगभग हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऐसे विभिन्न अधिकारी जो होते हैं उच्च वर्गों के, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है तो ये किसके सामने शपथ लेता है, बताया था कि नहीं, किसके सामने लेता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश कह दो, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो वरिष्ठ हो जाएंगे, समझ पाए। तो नियुक्ति का काम कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो पहला हो गया नियुक्ति करता है, कार्यपालिका शक्ति। उसके अलावा एक ये परिषद होती है, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। पहला काम नियुक्ति करते हैं,
दूसरा काम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। तीसरा है वित्त आयोग का गठन। ये वित्त आयोग जो है ये रुपए पैसे से संबंधित जुड़ा हुआ आयोग है, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, इसका सब ये वर्णन करता है। तो वित्त आयोग का गठन भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक। तो 3 पहले एक साथ याद कर लो। राष्ट्रपति क्या क्या करते हैं कार्यपालिका शक्ति में? पहला नियुक्ति करते हैं, दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं, अंतर्राज्यीय का मतलब होता है जो अपने देश में ही जो राज्य हैं उनसे जुड़ी हुई परिषद, मतलब देश में तमाम राज्य हैं, अब एक राज्य का विवाद कहीं दूसरे से ना हो जाए, उनको निपटारे से संबंधित ये परिषद होती है, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। 3 याद हो गए, ठीक है, नियुक्ति करेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन और वित्त आयोग का गठन। आगे देखेंगे अब, फिर इसके बाद ये 2 एक साथ याद करना है, 2 एक साथ। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, किसी क्षेत्र को मतलब जौनी एरिया में SC कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं उस एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, मतलब घोषित कर देना कि यहाँ पे SC यानी निम्न वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। अब वो SC कास्ट के लोग अगर उस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं तो उनको कुछ विशेष प्रावधान दिया जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो किसी क्षेत्र को SC क्षेत्र या क्या बताया हमने, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का काम जो ही है राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था अनुसूचियों में बताया था कि नहीं, अनुसूची कौन सी थी हमारी, 4, 5 और 6, 5वीं और 6वीं में यही बताया गया है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र जो है वहाँ कहाँ पे घोषित किया जाएगा और जातियों के बारे में वर्णन किया गया। तो अनुसूचित जातियाँ ज़्यादा रहेंगी वही क्षेत्र होगा। तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा SC ST OBC आयोग का गठन भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। देखो ये आयोग होता है, SC आयोग अलग होता है, उसके एक अध्यक्ष होते हैं। तो SC यानी SC जो अनुसूचित जातियाँ हैं उससे जुड़ी हुई समस्याएं इस आयोग द्वारा सुलझाई जाती हैं। ST आयोग एक गठन आयोग होता है, सभा मतलब सभा होती है, उसमें क्या है ST के जो लोग हैं उनको पुनरुत्थान के लिए उठाने के लिए काम करता है ये आयोग। OBC आयोग अलग होता है, ठीक है। तो SC ST OBC इन आयोगों का गठन का काम कौन करता है? राष्ट्रपति, समझ पाए। तो पहले आप देखो 3 ऐसे याद कर लेना, पहले 3 फिर 2, तो तुम्हारी कार्यपालिका शक्तियाँ क्लियर हो जाएंगी। पहला काम क्या है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, तीसरा क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है, रुपए पैसों वाला जो आयोग है, ठीक। 3 हो गए और ये दोनों एक जैसे हैं, यानी किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा और साथ ही साथ क्या करेंगे? SC ST OBC आयोग का गठन भी राष्ट्रपति जी करते हैं। अब ये 5 पॉइंट याद हो गए, अब इसको एक बॉक्स में बंद कर लो और ये हमें याद हो गए, ठीक है। ये हमारा बॉक्स बंद हो गया, यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक, क्लियर। ऐसे आपको सोचना तभी याद होंगी, अन्यथा आप याद नहीं कर पाओ। पहला कंप्लीट। अब दूसरा चलेंगे, पहला बॉक्स हमारे पकड़ में आ गया। अब दूसरे बॉक्स के बारे में देखेंगे। दूसरी शक्ति कौन थी? विधायी शक्ति। विधायी यानी कानून से जुड़ी हुई शक्ति, ठीक है। तो विधायी शक्तियाँ कौन कौन है राष्ट्रपति की, उनको देख लेते हैं। पहला, राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के अभिन्न अंग हैं। देखो संसद कैसे बनती है हमने आपको बताया था। संसद में क्या होता है, ये संसद है, मान लो संसद भवन है, पार्लियामेंट दिल्ली में है, ठीक, अंग्रेजों के समय का है अभी। लेकिन अब क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने नया प्रस्ताव दे दिया है, अब हमारे देश में नया संसद भवन बनेगा, ठीक है। तो संसद जो है, संसद के वास्तव में 2 अंग होते हैं, लेकिन तीसरा भी माना जाता है राष्ट्रपति को। संसद के हमने आपको बताया था कितने अंग हैं यहाँ पे? 3। एक तो पहला हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा हो जाएगा लोकसभा, तीसरा हो जाएगा राज्यसभा, ठीक। ये हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया। संसद के कितने अंग होते हैं? 3, ठीक। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, समझ पाए। चलो अच्छा, तो इसीलिए कह दिया है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, समझ पा रहे हो? संसद का अंग। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो अनुच्छेद, ये दूसरा पॉइंट इसका देखना, कोई बिल या विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पारित होगा। इसका मतलब क्या है? मान लो मोदी जी को नया कानून बनावन जा रहे हैं, कानून का मतलब उसी को तो विधेयक कहते हैं, हमने बताया था शुरू में। मोदी जी नया कोनो कानून बनाया जा रहा है, अभी से जनसंख्या नियंत्रण वाला जो कानून बन रहा था अपने उत्तर प्रदेश में, ऐसे मोदी जी मान लो जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून बनाएंगे। तो अगर कानून बनाएंगे तब वो लागू तभी होगा जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे। देखो कानून तो उनकी मंत्रिपरिषद बनाएगी, मोदी जी की कानून की ये बनाया जाएगा, उसको लोकसभा में ले जाके प्रस्ताव को ले जाया जाएगा, उसके बाद पारित होगा, बहुमत के द्वारा उसको पारित किया जाता है, ठीक है। अब फिर जब वो पूरी तरीके से पारित हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में, फिर उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी से कहा, देखिए ये हम कानून बना रहे हैं सर, सही है कि नहीं,
हैं, तो राष्ट्रपति देखेंगे हाँ अच्छा बढ़िया है, हाँ ठीक ठीक चलो लागू कर देते हैं, अपना सिग्नेचर कर देंगे, और जब वो अपना सिग्नेचर कर देंगे तभी से वो मान्य होगा। अगर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया तो कानून चाहे जितना बनता रह जाए लेकिन वो लागू मान्य नहीं होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन होता क्या है कि राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक समझ पा रहे हो कि नहीं? उनको ये प्रॉब्लम रहती है। अब वो अपनी उनकी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी किसकी चलती है? प्रधानमंत्री की। बस वो बना दिया गया है कि तुम प्रमुख हो। जैसे नहीं, जब घर में जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं व्यक्ति, जैसे पिताजी हैं, बुजुर्ग हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, हैं, तब वो बैठे रहते हैं कोने में, उनसे सलाह ले ली जाती है, कर लें काम, हैं, कई दिन है ना, उन्हें कहना ही पड़ेगा, कर लो जाके बेटा, नहीं करोगे तो जाना उनसे ना पूछो, ध्यान कर ले आके। ऐसे काम इन पर राष्ट्रपति का है, उनको दिया आता कि देखो ये कर ले, तो उनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनके पास। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मेन क्योंकि प्रमुख कौन है? वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो राष्ट्रपति क्या बताया हमने कि संसद कोई भी बिल अगर पारित होगा, बिल का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी नया नियम प्रधानमंत्री जी बनाएंगे। जैसे अभी एक नियम बना था, धारा 377 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो इसको पारित जब कराया गया था, जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया था लास्ट में, उनको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। समझ पा रहे कि नहीं? और ऐसा भी नियम अभी आपको बताएंगे कि नहीं करेंगे तो अपने आप भी पारित होना मान लिया जाता है, वो आपको हम बताएंगे बाद में, लेकिन उनको करना ही पड़ता है। ठीक है, अब लेकिन कुछ देखो, पहले हमने क्या बताया, जितने विधेयक होते हैं वो बनने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति जी उसको देखेंगे, चेक करेंगे, हाँ सब ठीक ठाक बढ़िया है, हम ही कर दिए सिग्नेचर, तो बाद में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें राष्ट्रपति को पहले सिग्नेचर करना पड़ेगा, मतलब विधेयक बनने के पहले सिग्नेचर कर दें कोरे कागज पर। समझ पा रहे हो नहीं? तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, जैसे तुम्हारा ये संविधान संशोधन वाला, अगर देखो मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, इस समय मोदी जी हैं तो उन्हीं का उदाहरण ले रहे हैं, कभी भी प्रधानमंत्री बदल जाएंगे तब दूसरे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर चाहते हैं कि कोई नया संशोधन करना चाहें संविधान में, ठीक है, संशोधन का मतलब समझ रहे हो, संविधान में कुछ सुधार करना चाहें, संविधान जो हमारा देश का बना हुआ, संविधान के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो हमारे देश का जो संविधान बना हुआ है उसमें कुछ सुधार करना चाहें, ठीक है, तो अगर सुधार करना, जैसे एक हम ही बताते हैं अभी आपको, पहले क्या था, हमारे देश में आरक्षण जो था SC को मिलता था, ST को मिलता था, OBC को मिलता था, जनरल को नहीं मिलता था। लेकिन फिर क्या किया गया, अभी जो नरेंद्र मोदी जब चुनाव हुए थे, ये 2000 कितने में हुए थे, अभी 17 में हुए हैं, हाँ 2017 में जब हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी उससे पहले एक संशोधन लाए संसद भवन में कि जर्नल को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। आया था संशोधन, जर्नल जो गरीब सवर्ण है, गरीब सवर्ण का मतलब ऐसे जो व्यक्ति, ऐसे जनरल कास्ट के व्यक्ति जो गरीब हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये वाला आया, दिमाग आया मोदी जी के उनका, अब मोदी जी ने बना लिया कि भैया संविधान में संशोधन कर दो कि ये इन लोगों का भी आरक्षण 10% मिल जाए, है ना, तो उन्होंने बना लिया। अब बनाने के बाद जैसे लागू किया तो राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, पहले संशोधन करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति कहते देखो, राष्ट्रपति से कहा कि भैया हम जा रहे हैं संशोधन करने, पहले सिग्नेचर आप कर दो, फट दे, बताया तक नहीं, कौन वाला संशोधन करने जा रहे हैं तो उनको बताया तक नहीं, उनको पूछने के अधिकार भी नहीं है, उन्हें पहले सिग्नेचर करना पड़ेगा, किसको? राष्ट्रपति को। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें राष्ट्रपति को पहले ही संशोधन मतलब कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें राष्ट्रपति को पहले सिग्नेचर करना पड़ता है। अब पहले हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो चाहे जो कुछ बना लें, अपना संशोधन कर लें जा करके, ठीक है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ संशोधन कर देते हैं, गड़बड़ का मतलब जिससे देश की एकता, अखंडता या अन्य चीज़ों में दुष्प्रभाव होता है, तो ऐसे संशोधन को सुधारने के लिए हमारे देश में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट लती आएगी तुरंत, योगा कर रहे हो तुम लोग, हैं? समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ तक आप विधायी शक्तियों में 2 जान गए। एक बार वो देखो, इसके बाद क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है इसको समझिए। तो कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति जी जब मान लो कोनो नया विधेयक आएगा, ठीक, तो सबसे पहले विधेयक जो आता है वो कहाँ पे? हमने आपको संसद भवन बताया, संसद भवन में ही तो काम होता है सब कुछ। तो संसद भवन में ही सबसे पहले कोई विधेयक अगर आएगा, कोई नया नियम लागू करना है, तो पहले या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। पहले लोकसभा के जितने लोग हैं, लोकसभा के लोग कौन होते हैं? अरे जिनको तुम चुन के भेजे हो यहाँ से, सांसद सब लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो कौन अगर विधेयक आएगा तो पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा के लोगों ने हामी भर दी, हाँ भैया सही है, बढ़िया है, ये नियम बनना चाहिए, ठीक, वहाँ से पारित होकर प्रस्ताव जाएगा और जाके विधेयक जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा के लोगों को उनको भी क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करना पड़ेगा, और वो भी वहाँ से पारित कर देंगे। और करने के बाद फिर अनंता जब यहाँ से पारित हो गया, यहाँ से भी पारित हो गया, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति से कहेंगे भैया आप और सिग्नेचर कर दो इसमें लास्ट में, हैं, तो उन्हें करना ही पड़ेगा, वो कर देंगे उसमें, ठीक। अब जब कर दिया तो फाइनली हमारा जो नियम होता है, विधेयक होता है, वो लागू हो जाता है। क्लियर? जैसे अभी 370 बना था तो ऐसे लागू हुआ, जैसे अभी NRC आया था, कुछ नागरिकता वाला कानून आया था, वो भी ऐसे था। अभी जनसंख्या नियंत्रण वाला आएगा, अगर मान लो पूरे देश में आएगा तब भी वो ऐसा ही बनेगा, ठीक। कोई भी नया कानून आएगा तो ऐसे ही बनेगा। क्लियर?
ठीक। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी मान लो देश में ऐसी स्थिति हो जाए कि सही से लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इनके सत्र ना बुलाए जा सके। सत्र ना बुलाया जा सके मतलब ये है, जब ये सब बैठते हैं, मतलब लोकसभा के सभी सांसद, राज्यसभा के सभी सांसद ये जब बैठते हैं तब उसे कहते हैं सत्र बुलाना। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर सत्र इनको ना बुलाया जा सके, जैसे कोरोना काल था तो संसद भवन बंद चल रहा था वहाँ सत्र बुलाना संभव नहीं था। तो जब कभी सत्र ना बुलाया जा सके, तब मान लो कोनो कानून अगर बनाना हो तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति अकेले ही उस कानून को, इनकी बगैर अनुमति के, राष्ट्रपति मान लो पास कर आ गया, बगैर किसी इनके अनुमति के राष्ट्रपति अकेले ही सिग्नेचर करके कोई नया नियम बना सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उसे कहेंगे अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश क्या होगा? मतलब अध्यक्ष का आदेश, अध्यक्ष का आदेश है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो 1 2 3 मतलब ये 1 2 3 के तहत आप याद रखोगे अध्यादेश। अनुच्छेद 130 के तहत यानी राष्ट्रपति को काय की शक्ति है? अध्यादेश की शक्ति है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर इसको याद करोगे तो कैसे याद कर सकते हो? मतलब 1 2 3 तीन लोग हैं, 1 2 3 तीनों लोगों की शक्ति अकेले राष्ट्रपति के पास आ गई। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। अध्यादेश समझ में आया? अगला देखो, राष्ट्रपति का क्या है इसमें? तो राष्ट्रपति संसद भवन को संबोधित करते हैं। संबोधित करने का मतलब, संबोधन का मतलब होता है ये मतलब जो कोई भी चीज़ के बारे में वार्तालाप करना। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? नहीं, पहले जैसे तुम्हारा जो ये होता है 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है, तो कोई बड़ा टीचर आया, आइए सर आइए संबोधित करिए आके बच्चों को, हैं तो आते हैं संबोधित करेंगे, ज्ञान बताएंगे, है ना, बड़े बड़े लोगों के बारे में बताएंगे। तो वही है, संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको है भैया? संबोधित कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। इसके अलावा संसद के सत्र बुलाना। ठीक है, सत्र बुलाना, सत्र बुलाने का मतलब लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसदों को बुलाते हैं कि भैया आओ बैठो, आके नया नियम लागू होने वाला है, हैं हम ये नया नियम लागू करने जा रहे हैं, आप लोग इसमें सहमति दीजिए। वास्तव में वो नहीं बुलाते हैं, उनसे बुलवाया जाता है। कौन बुलवाते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहते हैं राष्ट्रपति के भैया बुलाओ संसद के सत्र को, तब वो कहते हैं आ जाओ सब लोग, हैं तब वो कहते हैं, उनसे बुलवाया जाता है। इनडायरेक्टली काम होता है। दिमाग किसका होता है? प्रधानमंत्री का। अब ये कौन है? ये बस बुलाने काम करेगा, आ जाओ। ठीक है, समझ पा रहे हो? उन्हें बता ही दिया, औपचारिक प्रधान है वो केवल। तो संसद के सत्र बुलाने का काम और सत्रावसान का काम। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। ठीक है, तो संसद के सत्र बुलाना और सत्र को समाप्त करने का काम या सत्रावसान का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। क्लियर? इसके बाद वो देखो, लोकसभा को भंग करना। लोकसभा को भंग करना, भंग करने का मतलब समझिए, देखिए लोकसभा जो है ये बनती कैसे है? कैसे बनती है लोकसभा? हमने आपको बताया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले चुनाव हुआ था, आप लोगों को ये पता है ना, चुनाव हुआ था। चुनाव में क्या, इधर से यहाँ से सांसद, कानपुर से सांसद एक जीते, एक कानपुर यहाँ से जीते, तो सब बीजेपी के सांसद अधिकतर जीत गए। और जीतने के बाद वो सब जाएंगे लोकसभा में। और लोकसभा में जब गए तो जाने के बाद उन्होंने कहा कि भैया हम अपना प्रधानमंत्री, और ये जो तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो ये भी सांसद हैं। कहाँ से हैं? ये बनारस के हैं, बनारस से सांसद में जीते हैं। ऐसे तुम्हारे कांग्रेस के भी राहुल गांधी भी जीतते हैं। तो जब एक पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद हो जाएंगे दूसरी पार्टी की अपेक्षा, तो जब ज़्यादा सांसद हो गए तो क्या होगा? वो पार्टी जीती मान ली जाती है। क्या मान लिया कि ये पार्टी जीत गई। अब अगर वो पार्टी जीत गई तो क्या होता है कि उसी पार्टी में किसी एक सांसद को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो उसी पार्टी में जो सदस्य हैं उनसे पूछा जाता है कि भैया किसको बनाया जाए, तो सब लोग वोटिंग करते हैं, बढ़िया पर बताते हैं कि इनको बना दिया जाए। ठीक है, तो वैसे नरेंद्र मोदी को परिचय के मोहताज नहीं है, वो तो पहले थे। तो इस तरीके से मतलब लोकसभा बन जाती है। ठीक है, और लोकसभा अगर बन गई तो यही पूरे देश को चलाती है। लेकिन होता क्या है, मान लो कभी कभी कि लोकसभा में सभी जो सांसद हैं वो निराश हो जाएं, सभी सांसद अपने प्रधानमंत्री से निराश हो जाएं किसी तरीके से कि प्रधानमंत्री बहुत गलत काम कर रहा है, इनको हटाओ यहाँ से, हैं। अब हटाने का अगर काम करें तो बीच में क्या कर सकते हैं? अब क्या होगा, इसे हटाने के लिए काम कर दिया जाए, या फिर किसी तरीके से प्रधानमंत्री जी वो ही सोच ले कि हमें यार प्रधानमंत्री पद पर हम उब गए, बहुत जनता परेशान करती है, हैं। पेट्रोल महंगा हो तब रोज़ रोज़ प्रधानमंत्री आया है, चिल्लाए करते हैं, इतना बताओ सबके लिए घर बनवा दिया है, सब बढ़िया है, इतनी स्वच्छ भारत मिशन के तहत इतनी बार चीज़ें दे दी, लेकिन जनता जो है नहीं मानती है, बेकार है, कुर्सी छोड़ दिया जाए। अगर उनका मन छोड़ दें तो वो क्या कर सकते हैं? फिर अपना पद छोड़ देंगे, या फिर वो राष्ट्रपति से कह देंगे कि भैया अब जो लोकसभा इसको भंग कर दो। भंग करने का मतलब इसको ख़त्म कर दो, तोड़ दो इसको, लोकसभा को। तो भंग करने का मतलब इनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से फिर से चुनाव होंगे।
समझ पा रहे कि नहीं? तो लेकिन अपनी मर्जी से नहीं भंग कर सकते हैं वो भी ठीक है कि ना, ऐसे ऐसे तो कौन भंग कर दे। राष्ट्रपति का मन हुआ कि अच्छा ज़्यादा तुम प्रधानमंत्री बन रहे हो, लाओ हम मन है भंग कर देते हैं, अपनी मर्जी से फिर भी भंग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? उसी पार्टी के जो सांसद हैं वही जब चाहेंगे तब आप प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, किसको बंद कर सकते हैं? लोकसभा। तो ये प्रमुख जो इसकी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ, वो हम समझ चुके हैं। दिमाग को सोचना है। पहला देखो, विधायी शक्तियों में कौन कौन है? राष्ट्रपति कौन है? संसद के अभिन्न अंग है। कोई भी बिल आएगा तो राष्ट्रपति को पहले सिग्नेचर करना पड़ेगा। 2 ही हो गए, इधर एक साथ याद कर लो। अध्यादेश को बुला देंगे, फिर क्या है, संसद को संबोधित करेंगे, संसद का जो है सत्र को बुलाएंगे या सत्र अवसान करेंगे, और संसद को, लोकसभा को भंग करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बस इतना काम है। अब ये वाला बॉक्स भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक, ये भी हमको याद हो गया। अब हम देखेंगे इधर वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियाँ का मतलब होता है पैसे से जुड़ी हुई समझ। ठीक, अब पैसा क्या है? पूरे देश का पैसा है, उसी से जुड़ा हुआ तो होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला वित्तीय शक्ति में है धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पहले ही हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी कार्य के लिए बहुत सारा पैसा, देश के विकास के लिए पैसे की जरूरत है, तो अब ये क्या करेंगे कि धन विधेयक लाएंगे। धन विधेयक क्या होता है? पैसे से जुड़ा हुआ विधेयक। कहेंगे कि भैया देश के विकास में रोडें बनवाने के लिए इतना खर्चा आ रहा है, इतना पैसा चाहिए हमें, एक है। तो अब अगर ऐसी स्थिति है तो राष्ट्रपति को सूचित कर देंगे, और राष्ट्रपति पहले से ही सहमति इसमें जताएंगे। ये नहीं कि इसमें बाद में सिग्नेचर करें, पहले ही इसमें कि ले जाओ भैया पैसा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, विकास के लिए ले जा रहे हो ले जाओ। अब विकास के लिए कितना होता है? कुछ अपने तो धरेंगे, कुछ नेताओं को बांटेंगे, हैं, अब कुछ विकास में जाता है। अब सबकी बात नहीं है, लेकिन होता नेताओं में ज़्यादातर ये जरूर है। भ्रष्टाचारिता देखते हो, ऊपर लेवल से आता है, लाते आते कितनी ज़्यादा भ्रष्टाचारिता होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो धन विधेयक क्या है? पैसा से जुड़ा हुआ विधेयक है ना, उस पर राष्ट्रपति पहले से एक सिग्नेचर कर देते हैं, हाँ भैया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक को सबसे पहले पूछेगा कौने से, संसद के कौने से अंग में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में पहले लाया जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? अब लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति तो पहले से उसमें कर हामी भर चुके हैं। ठीक है, हाँ। अब ठीक, इसके बाद तो समझ पाया कि नहीं? लेकिन एक बात देखो, कौनो विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि ना, ये बात को घोषित कौन करिए, नहीं समझ पाए। मतलब विधेयक को कई प्रकार के होते हैं, तो वो विधेयक हम बाद में पढ़ाएंगे कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इस बात को बताएगा कौन कि ये विधेयक जो आ रहा है अगला, ये धन विधेयक है। समझ पा रहे हो नहीं? तो इस विधेयक को बताने वाले जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। नहीं समझ पाए? कौनो विधेयक धन विधेयक है, इस बात को कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, इसको हम स्पीकर कहते हैं अंग्रेजी में, हैं? नहीं देखो, संसद भवन में देखो, लोकसभा में देखो, वहाँ बैठे बैठे और बैठा रहता है, चिल्लाते बैठ जाओ चिल्ला, वो सब लड़ रहे हैं, इधर तो देखा होगा, वो चिल्लाते रहे बैठो बैठो बैठो, तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो, ये चिल्लाते रहते हैं, वही लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ये बताएंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? और राष्ट्रपति थोड़ा बताएंगे इसमें, उनको तो पहले बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, उनको ले जाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसके बाद देखो, एक होता है आकस्मिक निधि। ठीक, तो आकस्मिक निधि जो है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 267 में है। ठीक है, आकस्मिक मतलब होता है अचानक, निधि माने होता है संचित करने वाला। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कितनी प्रकार की निधियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बाद वो देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना। तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पे क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना। इसका मतलब क्या है? पूरे साल भर में विभिन्न चीज़ों में कितना खर्चा आएगा देश के विकास में, उसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम शॉर्ट भाषा में कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? बजट। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये पेश करना होता है जो मोदी सरकार है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री की सरकार होती है उनको पेश करना होता है कि कितना लगभग खर्चा है, हम बजट के साल भर इस पैसे से खर्च करेंगे, देश का विकास करेंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? राष्ट्रपति की उपस्थिति में। क्लियर? समझ पाए? तो वित्तीय शक्तियाँ कितनी हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है तो हमें पहले सिग्नेचर करना पड़ेगा। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक अगर है तो इस बात को कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है, और इसके अलावा आकस्मिक निधि पर जो है राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा और साथ ही उनकी सहमति होगी। उसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है, यानी बजट को पेश करना होता है। तो ये हो गए वित्त से जुड़े हुए शक्तियाँ। किसकी? राष्ट्रपति की। वित्त यानी पैसा जुड़े, पैसा तो जुड़ी हुई है सब।
ये भी पैसा आकस्मिक निधि का मतलब होता है पैसा से जुड़ी है। ये भी आकस्मिक मतलब अचानक मान लो कोनो देश पर संकट आ जाए, जैसे अभी अचानक संकट कोरोना आ गया हैं, तो कोरोना में बहुत ज़्यादा ये अनुमान नहीं रहा कितना ऐसा ज़्यादा खर्चा भारत सरकार के ऊपर आ जाएगा। अब फ्री में वैक्सीन लग रही, जो 2000 की वैक्सीन हो तुम्हें फ्री में लग रही, तो कहाँ से पैसा, तो सरकार जा रहा है ना। तो आकस्मिक निधि में वैसा पैसा आता है जिसको सरकार बजट में शामिल नहीं करती। अचानक खर्चा आ गया भारत के ऊपर है, अब अचानक अगर आ गया तो क्या होगा, बजट गड़बड़ाएगा कि नहीं, इसीलिए जीडीपी पीछे माइनस में पहुँच गई। अब जीडीपी क्या होता है ये सब बात में जानेंगे, ठीक। तो यहाँ तक समझ पाए, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला न्यायिक शक्ति, ठीक है, तो इसको तो याद ही कर लेंगे। वित्तीय शक्ति 1-2 बार जैसे हमने बताया, इस बॉक्स को पढ़ो और 2-3 बार उसको मनन करना। कौन कौन वित्तीय शक्ति में है, तो सबसे पहला धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले सिग्नेचर करेगा। दूसरा क्या बताओगे, धन विधेयक पहले, धन विधेयक को कौन लोकसभा में पेश करना होता है, उसके अलावा क्या बता दोगे, धन विधेयक है, इसको बात कौन बताता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा कौन सा है ये आकस्मिक, ठीक है। उसके अलावा क्या बताया, एक और है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है, बजट केवल याद कर लो, ठीक है। और पूछेगा बजट भैया कौने अनुच्छेद के तहत, ये जो हमारे संविधान है, हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा है, हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा, क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बजट जो है हम लोग कहने लगते हैं। तो पूछेगा कि बताइए हमारे देश में बजट का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो बजट का वर्णन नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब वर्णन किया गया है। लेकिन पूछ लेगा जानवरी, हम लोग नॉर्मली बजट ही बोलने लगे हैं, तो पूछेगा कौन अनुच्छेद में है, तो याद रखना ये अनुच्छेद 112 में है। किसमें है, अनुच्छेद 112 में। ये बहुत बार पूछा गया है, तो बजट का वर्णन अनुच्छेद 112, 22 से बजट, 22 से 12, 112, ठीक है। अब देखें न्याय शक्तियाँ, तो न्यायिक शक्ति में क्या है इसको समझते हैं, बड़ा अच्छा ये भी है, ठीक है। न्यायिक शक्ति, न्याय वैसे करता कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यही लोग तो करते ही ना। पुलिस वाले भी न्याय करते हैं, नहीं करते हैं भैया, पुलिस वाले न्याय नहीं करते हैं जो हम पैसा दे दे वही एक तरफ हो जाएंगे वो समझ रहे हो, तो पुलिस वाले न्याय नहीं करते। देखो राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। समाधान की शक्ति, मान लो तुम कोनो एक व्यक्ति है, वो किसी तरीके से उसने किसी का मर्डर कर दिया, मार मुड़ दिया उसको, हैं, मार दोगे तो भैया क्या होगा, मार दोगे तो फांसी होगी, किसी को मार दोगे तो फांसी होगी ना, कोनो गलत काम कर दिया तब भी तुम्हें सजा दी जाएगी। तो राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, अगर तुम्हारा राष्ट्रपति से परिचय है और राष्ट्रपति चाह ले कि भैया इसको सज़ा नहीं होने देना है, तो राष्ट्रपति तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है। क्षमादान की शक्ति यानी मृत्यु दंड तक माफ़ करवा सकता है, यानी फांसी होने वाली और राष्ट्रपति कहते नहीं फांसी नहीं होगी, तो भले ही सुप्रीम कोर्ट का किसी जज ने दिया हो फांसी का आदेश, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया आदेश जो है वो रोक दिया जाएगा, यानी फांसी रोक दी जाएगी। एक पिक्चर है जिगर, देखिए अजय देवगन वाली, नहीं देखिए, ऐसे उसमें क्या होता है, अजय देवगन जो है बहुत सारे गुंडा, अजय देवगन उसकी हीरोइन होती है करिश्मा कपूर, अब मिल के गुंडा उंडा मार देते हैं, अब मार दो हत्या कर दी है, हत्या करने के बाद फिर क्या लास्ट में पिक्चर में शुरू में दिखाया जाता है, शुरू में दिखाते हैं कि राष्ट्रपति साहब मना कर देते हैं कि ये दोनों निर्दोष हैं, इन्होंने मतलब अपने स्वार्थ के तहत नहीं मारा है, वो लोग खुद बदतमीज थे तभी मारा है। तो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति के तहत उनकी फांसी की सज़ा जो है राष्ट्रपति माफ़ करवा देता है ठीक है, समझ में आ रखने क्लियर। तो यानी किसी को अगर फांसी है, जब हम छोटे थे तो पिक्चर ही देखे थे कि भाई ये कैसे हो गया, इनको फांसी वाले रुक कैसे गई, तो राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया है, राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया। तब फिर जब यूँ पढ़े अच्छा इस अनुच्छेद के तहत जो है बच गया था वो अनुच्छेद 72, ठीक है, समझ पा रहे नहीं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की भी फांसी या मृत्यु दंड रुकवा सकता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, बहुत बार पूछा गया ये भी, ठीक। इसके अलावा मान लो सुप्रीम जो राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति है, कौन शक्ति है, जैसे हमने आपको बताया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग, मतलब कार्यपालिका मतलब मोदी सरकार, ये समझ लो हैं, और न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये न्यायपालिका, तो दोनों अलग अलग होती हैं। इसको अलग अलग रखा गया है अनुच्छेद 50 के तहत। सुप्रीम अलग जितनी भी कोर्ट होती हैं अनुच्छेद 50 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब अलग होती हैं, ठीक, एक दूसरे से मतलब नहीं होता है। लेकिन मान लो सरकार कुछ गड़बड़ काम कर रही है, ठीक है, सरकार जो मोदी सरकार कुछ गड़बड़ काम कर रही है और राष्ट्रपति को भी पता चल गया कि यार हम तो केवल बस सिग्नेचर करने वाले हैं और जो हम कहेंगे प्रधानमंत्री हम कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लेंगे। मतलब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का आदेश अधिकार है, दिया गया है कि आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि ये कुछ गलत निर्णय हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से भैया जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कौन अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 है। इसको याद कैसे करना है, 143। अब 143 का मतलब आप लोग जानते होंगे, यानी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तभी तो सलाह ले पाएंगे, समझ पा रहे नहीं, ठीक है, अब तुम लोग समझदार हो। इसके बाद देखो तीसरा,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति। ये बात हमने बताई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का तो शपथ कौन दिलाते हैं? यही तो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वही तो दिलाते हैं। तो भैया वो उनको दिलाते हैं, वो उनको दिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा है। ठीक, तो ये वाला क्लियर। न्यायिक शक्ति में याद करेंगे, न्यायिक शक्ति में क्या है? अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान, यानी राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से प्रेम व्यवहार रखता है राष्ट्रपति, मतलब सलाह ले सकता है, बता दिया हमने इसे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करा सकता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, सैन्य शक्ति में देख लेते हैं, इसको याद करना है, ठीक है। देखो सैन्य शक्ति में देखेंगे, वो वाला बॉक्स क्लियर, ये वाला याद करें। सैन्य शक्ति में क्या है? पहला देखो, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेना कौन? नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीन होती है। एक समुद्र वाली सेना, एक आकाश वाली सेना और दूसरी वाली थल वाली, सबसे बढ़िया वाली है। सब बढ़िया होती है भाई, सेना सब बढ़िया होती है। तो इन तीनों सेना का जो लीडर है वो कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का ही आदेश पर ये काम करेंगे, ठीक है। उनके बाद फिर प्रमुख अलग अलग बनाया जाता है। थल सेना प्रमुख अलग होते हैं, वायु सेना प्रमुख अलग होते हैं, जल सेना प्रमुख अलग होते हैं, लेकिन इनके सबके प्रमुखों के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। इसके बाद किसी देश के साथ अगर युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है, युद्ध की स्थिति होती है, तो इसकी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझो, राष्ट्रपति जी करेंगे, वो बताएंगे देश को, लेकिन पीछे कौन होगा बताने वाला? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब किसी देश के साथ शांति हो गई, मतलब चाइना के साथ या 1962 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था 1975 में, तो भाई इसकी घोषणा की युद्ध होने वाला है, हो गया है, शुरू हो गया है, इसकी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री। क्लियर। इसके अलावा आपात शक्ति। आपात शक्ति क्या होती है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो आपात शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय मतलब अपने राष्ट्र पर कोनो आपात आ गया है, मतलब राष्ट्र पर कोनो संकट आ गए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात में यानी कोनो देश अगर मान लो आकर के भारत पर आक्रमण कर दे, जैसे चाइना लगो रात पीछे पाकिस्तान आक्रमण कर दे, तो उस समय राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाता है कि देश पर आपात आ गया है और आप लोगों को ये आपात इसलिए घोषित किया जाता है कि उस समय आपसे मतलब सेना अगर कम हो गई तो आप में से जितने नागरिक हैं किसी को भी बुलाया सकता है सेना में, ठीक है। समझ पा रहे हो? मैंने बताया था कि मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, बिल्कुल याद करके इसको रखना है, बहुत बार पूछा गया ये भी। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? अनुच्छेद 352 के तहत, बिल्कुल याद रखना, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात अभी तक पूछेगा कितनी बार लग चुका है भारत देश में, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात अगर देखा जाए तो पहली बार लगा था 1962 में, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हो गया था। चाइना धोखेबाज था उस समय, हैं। यहाँ नेहरू जी उनसे दोस्ती बनाने गए थे, वो दोस्ती बना करके पंचशील सिद्धांत पर समझौता करवा के आए थे, वो पीछे से अटैक कर दिया, बड़ा बदतमीज है वो, है। समझ पा रहे हो नहीं? उसके बाद देखो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान वो अलग ही लम बनाया करता है, हमारा कश्मीर है, कश्मीर हमारा, उसका है। यहाँ पता है इंडिया में लोग सोते हैं तो पता है अब क्या बताए, चप्पल का बांध करके रखेंगे, चप्पल तो आदमी देता नहीं अपना, ये कश्मीर मांगने चला है गधा रे, तो इतना बड़ा है ना, इंडिया से युद्ध करेगा। तो 1975, ठीक है, में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और दोनों बार मुँह की खाया। समझ पा रहे हैं? कारगिल वो पिक्चर देखी है, कौन सी थी एक, बॉर्डर पिक्चर देखी है, वो शायद 1975 की घटना पर बनी हुई है। देखो किस तरीके से सन्नी देओल मारता है ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपात और हाँ, इसके बाद राष्ट्रीय आपात हमने आपको बता दिया 352 के तहत। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है इसको समझिए। जैसे अगर देखो हमारे देश में जितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों में मुख्यमंत्री शासन करते हैं। मुख्यमंत्री ये तो करते हैं कि नहीं। अब मान लो कौन राज्य का मुख्यमंत्री है बिगड़ल है, अब दारू वारू पी करके शासन सही नहीं चला पा रहा, तो राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा तो वैसे शासन चलाओ, हटो तुम वहाँ से, पूरा शासन अब तुम्हारी जो है वो क्या उसे बोलते हैं विधानसभा जो है भंग कर देते हैं। अब पूरा शासन कौन चलाएगा? राष्ट्रपति का, हम चलाएंगे, हटो तुम, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में देखो जम्मू कश्मीर को वहाँ से धारा 370 तभी हटाई जा सकी जब वहाँ पे कोनो मुख्यमंत्री नहीं था, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। वहाँ पे मुख्यमंत्री के चुनाव होने वाले थे और राष्ट्रपति शासन लगा करके मोदी ने देखा ये जो समय बढ़िया है, जल्दी से हटा दो 370 धारा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो राष्ट्रपति शासन ऐसा होता है राज्यों में, ऐसे राज्य जहाँ पर कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री हट जाए तो उस जगह पे का शासन कौन चलाएगा? राष्ट्रपति। तो वो उसको शासन का क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर, ठीक है। अभी इस समय वर्तमान में कहाँ लगा हुआ राष्ट्रपति शासन, अभी हमें नहीं क्लियर है। तो 356 के तहत लगाते हैं,
352 और 4 बाद 356, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन। और एक और है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का मतलब मान लो कोनो देश, अब कोनो देश अपनी देश है, इसके पास पैसा बहुत कम हो जाए, ठीक है, मतलब पैसा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, देश के पास इकोनॉमिक का सिस्टम एकदम शून्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में देश में वित्तीय आपात लगाया था। लेकिन हमारा देश इतना विशाल है, हमारे देश के पास शुरू से ही बहुत पैसा रहा, इतना लूटा अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने, जो मुस्लिम आक्रमण आए थे, फिर भी नहीं गरीब हुआ, तो अब क्या गरीब होगा, तो बहुत लूटा गया। उसके बाद भी हमारे देश में अभी भी एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। कोरोना में देखो इतना खर्च आ गया है, लेकिन ये जो है ऐसा नहीं कि जीडीपी भले ही माइनस में चली जाए, लेकिन वित्तीय आपात नहीं लगाया गया, ठीक है। 1991 में देश में बहुत ऐसी स्थिति आ गई थी कि देश में पैसा बहुत ही ना के बराबर रह गया था, ठीक है। उस समय एक व्यक्ति था, उसका नाम हमें नहीं याद है, उसने क्या धोखेधड़ी कर दी थी, भारत का बहुत सारा रुपया लेके भाग गया था, ठीक है। तो भारत में उस समय जो है रुपए की बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था, हमारे देश में बहुत पैसा कम हो गया था। उस समय भी भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया था, और उस समय जो अर्थशास्त्री थे हमारे देश के, वित्त मंत्री शायद थे मनमोहन सिंह, और उनकी नीति के आधार पे ही भारत जो है इतना आगे आ पाया, ठीक है। मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हो ना, ठीक, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक। देखो अच्छा, इसके बाद यहाँ पर समझ पाए राष्ट्रीय आपात, इसके बाद वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात 352, ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360, ठीक है, समझ पाए कि नहीं, क्लियर। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं वीटो शक्ति, अगली शक्ति कौन सी है, ठीक है। तो वीटो शक्ति क्या होती है, अब मान लो देखो राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति है, वीटो शक्ति क्या होती है, कौनो नया नियम बनाया गया और राष्ट्रपति को लग रहा है कि यार ये नियम सही नहीं है, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति उसको पकड़ेंगे, सिग्नेचर कर लेंगे, देखेंगे नियम ठीक नहीं है, एक पकड़ो अपनी जेब में डाल लो, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, अपनी जेब में डाल लो, लोग के धल्ले थे अपने पास, तो उसे कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर, समझ पा रहे हो नहीं, वीटो पॉकेट वीटो भी उसको कहते हैं, समझ पा रहे हो ना। मान लो राष्ट्रपति का कोनो नियम निर्णय जो है वो नहीं समझ में आ रहा है, ये निखल लागू ना करो, ये बेकार है, चलो खा अपने पास रख लो, तो उसको अपने पास रख लेंगे। इस शक्ति को क्या कहते हैं, वीटो शक्ति, समझ पा रहे हो, या वीटो पावर, ठीक है। इसके अलावा स्वाविवेक की शक्ति भी इनके पास होती है। स्वाविवेक की शक्ति का मतलब क्या है, अगर मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि लोकसभा को जो चुनाव हुआ है सांसदीय वाला, उसमें दो पार्टियां, मान लो कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों ने बराबर सीटें प्राप्त कर ली, ठीक है, दोनों ने बराबर सीटें प्राप्त कर ली, ठीक है। हम बता दे रहे हैं उदाहरण के तरह, मान लो 250 प्राप्त कर ली, 250 कांग्रेस की और 250 बीजेपी की। अब राष्ट्रपति के सामने यो निर्णय नहीं समझ में आ रहा कि अब केखा बनाओ जाए प्रधानमंत्री, कौन ही पार्टी बनाओ जाए, तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति के पास पावर है कि वे अपनी मर्जी से बना सकते हैं जिसको चाहे तो वो बीजेपी वालों को चुन लें, चाहे तो वो, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, ठीक है। तो ये स्वाविवेक की शक्ति भी उनके पास है। स्वाविवेक मतलब अपनी विवेक के आधार पर वो चुन सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उससे जुड़ी हुई जितनी बातें हमने आपको यहाँ पे लगभग बता दी हैं, उम्मीद है कुछ ही प्रश्न इससे छूट सकते हैं, लेकिन जितने हमने सब बता दिए, आप इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव बनाओ, ये कुछ प्रश्न आपको बहुत वहाँ मिलेंगे जितने हमने आपको बताए। अनुच्छेद भी हमने इसीलिए लिख दिए हैं ताकि ये बहुत बार पूछेंगे ये वाले अनुच्छेद, क्लियर, ठीक। तो राष्ट्रपति यहाँ से ख़त्म होता है, अब आगे हम इसके आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक।